अगर HLO ऐप में एक भी एंट्री गलत हो गई तो बाद में आपको पूरा डाटा डिलीट कर दोबारा भरना पड़ सकता है। इसलिए ये वीडियो हर प्रगणक के लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको HLB ऐप की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। लॉगिन कैसे करना है और 1 से 34 तक हर क्वेश्चन का सही जवाब आपको कैसे देना है। साथ ही मैं आपको हर पॉइंट इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आपकी एंट्री पहली बार में ही सही हो जाए और बाद में आपको किसी भी डाटा को डिलीट कर दोबारा भरने की जरूरत नहीं पड़े। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन HLO ऐप का हर कंफ्यूजन पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आपको HLO ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आप लोग प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे HLO, ये लिख के सर्च करेंगे तो HLO ऐप लिखा हुआ आ जाएगा। इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखिए आपको HLO ऐप, दो प्रकार की HLO ऐप आपको दिखाई देगी। एक सेंसस 2027 हाउस लिस्ट, एक सेंसस 2027 हाउस लिस्ट ट्रेनिंग। तो आप लोगों को ट्रेनिंग वाली ऐप डाउनलोड नहीं करनी है। आपको जिसकी जो ओरिजिनल ऐप है जिसमें आप लोगों को HLO ऐप के अंदर जो कार्य करना है वो सेंसस 2027 हाउस लिस्ट, ये वाली ऐप आप लोगों को उसको इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद में ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर शो हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को यूजर आईडी फिल करनी होगी। अब देखिए यूजर आईडी क्या होती है। यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल में आया होगा, मैसेज के द्वारा भी आया होगा और आपके ईमेल पर भी यूजर आईडी और पासवर्ड आया होगा। तो आप लोगों को मैसेज या फिर ईमेल आईडी में से देकर आप लोगों को यूजर आईडी आप लोगों को लिख देनी है। तो आपके मैसेज में जो यूजर आईडी है वो सेम टू सेम आप लोगों को यहाँ पर टाइप करनी है। इसमें डैश भी हो सकता है, स्लैश भी हो सकता है, अंडरलाइन वाला डैश भी हो सकता है। तो जो सारी चीजें लिखी हुई है वो सेम टू सेम आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद में ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चे को यहाँ पर आपको फिल करने के बाद में लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ से आप लोगों को पासवर्ड भरने के लिए कहेगा। तो पासवर्ड भी आपके पास में मैसेज के द्वारा आ रखा है और वहां से आपको पासवर्ड देकर सेम टू सेम आप लोगों को उसको कॉपी करना है और यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड डालने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो OTP आपको फिल कर देना है। OTP और पासवर्ड फिल करने के बाद में यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज ही सेलेक्ट होकर आती है। यदि आप लोग इंग्लिश में करना चाहते हैं, इस ऐप को इंग्लिश में चलाना चाहते हैं तो आपको कंफर्म कर देना है। लेकिन यदि आपको इंग्लिश में ऐप चलाने में समस्या आती है, आप लोग हिंदी या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज चलाना चाहते हैं तो आप लोगों को चेंज लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, यदि एक बार आपने यहाँ पर लैंग्वेज को कंफर्म कर दिया उसके बाद आप लोग लैंग्वेज को चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी कि लैंग्वेज कंफर्म होने के बाद में जो भी लैंग्वेज आप लोगों ने सिलेक्ट करी है आगे जो 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। तो ये थोड़ी सी आप लोगों के साथ में समस्या हो सकती है। इसलिए यहाँ से आप लोगों को ध्यान पूर्वक जो लैंग्वेज आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं वो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। जैसे हम लोग OTP और पासवर्ड सबमिट करने के बाद में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट होकर आएगी। तो आपको पहले यहाँ पर कंफर्म नहीं करना है, आपको चेंज लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग चेंज लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इतनी सारी भाषा आ सकती है। अब इसमें से जरूरी नहीं कि सारी लैंग्वेज ही आपके सामने शो हो, इसमें से आपके स्टेट के अनुसार लैंग्वेज आप लोगों को दिखाई देगी। तो यहाँ से आप लोग हिंदी, मराठी, गुजराती जो भी लैंग्वेज आप लोगों को सुटेबल लगती है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यदि आप लोगों को हिंदी अच्छी तरह से आती है तो आप लोग हिंदी वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करें, बाकी किसी दूसरी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर इंग्लिश की जगह जो आप लोगों ने लैंग्वेज सेलेक्ट करी है वो लैंग्वेज यहाँ पर आ जाएगी। जैसे आप लोगों ने हिंदी सेलेक्ट करी है तो हिंदी यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। उसके बाद में अब आपको उसको कंफर्म कर देना है। तो कंफर्म करेंगे तो आगे के जो सारे 34 क्वेश्चन आने वाले हैं पूरी ऐप आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज में चलेगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि लैंग्वेज सिर्फ एक ही बार सेलेक्ट होगी। जो लैंग्वेज आपने एक बार सेलेक्ट कर ली है वो लैंग्वेज चेंज नहीं होगी। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर 4 अंकों का एक जो पिन नंबर है वो पिन नंबर सेट आप लोगों को करना होगा और जब भी आप लोग ऐप को ओपन करेंगे वो पिन नंबर डालकर आप लोग ऐप को ओपन कर सकते हैं। अब उसके बाद में आप लोगों के पास में इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यदि किसी को एक HLB क्षेत्र मिला है तो यहाँ पर आप लोगों के एक HLB क्षेत्र यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए 1/2 लिखा हुआ है, मतलब कि इस प्रकरण को 2 HLB क्षेत्र मिले हुए हैं। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि आपको एक HLB क्षेत्र मिला है या फिर 2 HLB क्षेत्र मिले हैं। यदि आपको 2 HLB क्षेत्र मिले हैं तो इस छोटे से तीर के निशान पर आपको क्लिक करना है तो वहां पर दोनों HLB क्षेत्र आ जाएंगे। यदि आपको एक ही HLB क्षेत्र मिला है तो यहाँ पर एक ही HLB क्षेत्र आप लोगों को दिखाई देगा। उसके बाद में आपके HLB क्षेत्र
क्षेत्र के अनुसार यहाँ पर आप लोगों की उसकी डिटेल दिख जाएगी, जिसमें कि राज्य, जिला, तहसील, गांव, है ना, वार्ड का कोड और मकान सूची, ब्लॉक नंबर, ये आप लोगों का एचएलबी क्षेत्र का नंबर होगा। उसके बाद में यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ पर दे रखी है कि आप लोगों को नजरी नक्शे के अनुसार भवनों की अपेक्षित संख्या और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। यानी कि जब आप लोगों की ट्रेनिंग हो जाएगी और आपके राज्य में जब काम स्टार्ट हो जाएगा, उसके 3 दिन के भीतर आप लोगों को नजरी नक्शा बनाना है और उस नजरी नक्शे में एक एक भवन को आप लोगों को बॉक्स के द्वारा दर्शाना है। नजरी नक्शा किस प्रकार से बनाए, मैंने इसमें पहले से 2-3 वीडियो अपलोड कर रखी है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उस नजरी नक्शा कैसे बनाए उसकी वीडियो को देख कर सीख कर आप लोग 80% घर बैठे नजरी नक्शा बना सकते हैं और 20% आप लोगों को फील्ड में जाकर नजरी नक्शे को पूरा कंप्लीट करना होगा। तो जब आप लोग 3 दिन में एक बार अपने एचएलबी क्षेत्र को पूरा काउंट कर लेंगे, पूरा देख लेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि भवनों की अपेक्षित संख्या क्या हो सकती है और जनगणना मकान की अपेक्षित संख्या क्या हो सकती है। यदि अभी तक आप लोगों को भवन क्या होते हैं और जनगणना मकान क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पे भी मैंने पहले से 4-5 डिटेल वीडियो बना रखी है। आप उसको देखिए, उसको सीखिए, आपको कंफर्म हो जाएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि भवन क्या होता है और मकान क्या होता है। नजरी नक्शा बनाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर भवनों की अपेक्षित संख्या लिख देनी है और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या लिख देनी है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है अपेक्षित संख्या, यानी कि अनुमानित संख्या। आप लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए नजरी नक्शा बनाने के बाद में आपको पता चला कि मेरे भवनों की अपेक्षित संख्या जो 100 है और यहाँ पर जो जनगणना मकानों की संख्या है वो यहाँ पर 150 जनगणना मकानों की संख्या है। लेकिन जब आप लोग फील्ड में जाते हैं तो आपको और पता चल जाता है कि वास्तव में आपके यहाँ पर 100 नहीं है, वास्तव में यहाँ पर आपके 102 भवन है और 150 की जगह 153 जनगणना मकान है। तो आप लोग इस डिटेल को वापस से सही कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अनुमानित संख्या लिखनी है और ये अनुमानित संख्या आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को मकान सूचीकरण कार्य शुरू करें, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने से पहले यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर 3 लाइन और दिखाई दे रही होगी, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सबसे ऊपर आप लोगों की आईडी लिखी हुई आ जाएगी और यदि आपके एचएलबी एरिया में किसी ने स्वयं गणना प्रपत्र भरा है, यानी कि खुद की गणना खुद करिए, ऑनलाइन फॉर्म घर बैठकर भरा है, तो उसकी संख्या यहाँ पर आप लोगों की शो होगी। आपके एरिया में कितने लोगों ने स्वयं गणना प्रपत्र भरा है, 2, 4, 10, 15, 20, जितने भी लोगों ने स्वयं गणना फॉर्म भरा है उसकी संख्या यहाँ पर लिखी हुई आएगी। लेकिन आप लोग ये नहीं देख सकते हैं कि किन किन लोगों ने स्वयं गणना फॉर्म भरा है। इसके लिए आप लोगों को हर एक मकान में जाकर आप लोगों को पूछना होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ 4-5 पॉइंट और है, जिसमें से मेन पॉइंट दूसरा आता है चेंज पासवर्ड। यदि आप लोग अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, आप लोग पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप लोग चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों का एचएलबी मैप। जैसे ही आप लोग इस एचएलबी मैप पे क्लिक करेंगे, आपका जो एचएलबी मैप है वो ओपन हो जाएगा। पहले आप उसको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद में आप लोगों को छोटी सी आंख का चिन्ह बना होगा, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग अपने एचएलबी मैप को देख पाएंगे और उसी एचएलबी मैप के अनुसार आप लोगों को नजरी नक्शा भी बनाना है और उसी एचएलबी क्षेत्र में ही आप लोगों को काम करना है। अब ऐप में आगे का काम शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि यदि बाई चांस मान लीजिए आप लोगों ने पासवर्ड भी चेंज कर दिया है और पासवर्ड चेंज करने के बाद अब आप पासवर्ड भूल चुके हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है फॉरगेट पासवर्ड। इस पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर यूजर आईडी भरिए, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है। वापस से जो नया पासवर्ड आप लोग बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड फिल करना है। फिर से आप लोगों को री पासवर्ड पे फिल करने के बाद में सबमिट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, यानी कि नया पासवर्ड आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर भवनों की संख्या और जनगणना मकानों की संख्या डालने के बाद मकान सूचीकरण कार्य प्रारंभ करें, इस वाले ऑप्शन पे आप लोग जैसा ही क्लिक करेंगे आपके सामने 6 प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आप लोगों का मेन काम शुरू होता है। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहाँ पर मैं 6 पॉइंट को बारीकी से एक एक चीज आप लोगों को समझाने वाला हूँ। जब आप लोग फील्ड में जाकर एचएलओ ऐप में कार्य करेंगे तब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है मकान सूची की प्रविष्टि, यानी कि आप लोग जो भी जनगणना का कार्य करेंगे, जो सर्वे का कार्य करेंगे, इसी ऑप्शन में आप लोगों को करना है। तो सिंपल हम लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ से 34 क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं और जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है लाइन नंबर। अब ये जो लाइन नंबर है 0013 3 डिजिट का होगा और ये लगातार ऑटोमेटिक ही चलता जाएगा, यानी कि आपको इसको फिल करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक आगे लगातार बढ़ता चला जाएगा। अब उसके बाद में है भवन नंबर। अब यहाँ पर आप लोगों को भवन नंबर फिल करना है। अब जो भवन नंबर है वो आप लोग डायरेक्ट 1 से भी शुरुआत कर सकते हैं, आप लोग 01 से भी शुरू कर सकते हैं, आप लोग 001 से भी शुरू कर सकते हैं।
तो आप लोगों की जैसे आप लोगों को ट्रेनिंग में बताया गया है उसके अनुसार आप लोगों को यहाँ पर भवन नंबर के टाइप को सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैं पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं भवन नंबर 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब जब आप लोग यहाँ पर भवन नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये दोहराई वाला ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा वो मैं अभी आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। अब जब हम लोग भवन नंबर 1 यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अब आप लोगों को जनगणना मकान नंबर फिल नहीं करने हैं। आप लोगों को भवन उस 1 नंबर भवन में जितने जनगणना मकान है उन सभी की एंट्री करनी है। मान लीजिए पहले वाले भवन में सिर्फ एक ही जनगणना मकान है, तो आप लोगों को यहाँ पर भवन नंबर 1 फिल करने के बाद में नया वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक ही जनगणना मकान नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये जो जनगणना मकान नंबर आए हैं पे उस मकान के ऊपर आप लोगों को लिखना है। एक चीज यहाँ पर मैं और बता देता हूँ, आप लोगों को भवन नंबर और उस भवन के नंबर के नीचे कोष्टक के अंदर उस भवन में कितने जनगणना मकान है उसकी संख्या आप लोग लिखते हैं, ये बात एक अलग है। और यहाँ पर जनगणना मकान नंबर भी आप लोगों को लिखना है, यानी कि उस भवन में चाहे एक जनगणना मकान है, चाहे 2 है, चाहे 10 है, प्रत्येक जनगणना मकान पे आप लोगों को यहाँ पर ऐप के अंदर जो नंबर शो होंगे वही आप लोगों को मार्कर से वहां पर आप लोगों को लिखना होगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जनगणना मकान नंबर शो हो जाएंगे। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन और है, दोहराए और दोहराए। इन दोनों की जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। पहले हम लोग इस ऐप के एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। और यदि आप लोग दोहराए और ये जब दोनों दोहराए वाला ऑप्शन है, कब आपको नया करना है, कब आपको दोहराना है, इस पे मैंने पहले से एक पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है। आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि दोहराए और नया बटन आप लोगों को कब काम में लेना है। फिलहाल यहाँ पर मैं वीडियो के आगे बीच में बता दूंगा कि दोहराए और नया बटन आपको कब लेना, लेकिन शॉर्ट में बता पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मेन काम है HLO ऐप को यूज कैसे करना है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने भवन नंबर 1 यहाँ पर नया किया, यहाँ पर भवन नंबर 001 आ गया है। अब आप लोगों को यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसमें से जो लास्ट वाला ऑप्शन है आगे बढ़े यानी कि नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपसे ये एक सवाल पूछेगा, क्या इस मकान मालिक ने या फिर इस मकान में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने क्या सर्वे गणना फॉर्म भरा है। तो मैंने आपको पहले बताया कि वो 3 लाइन पे यदि आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वहां पर दिख जाएगी कि आपके HLB क्षेत्र में कितने लोगों ने सर्वे गणना प्रपत्र फॉर्म भरा है। तो आपको उनसे पूछना है क्या आपने सर्वे गणना फॉर्म भरा है। अगर भरा है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं भरा है तो आप लोगों को नो पे क्लिक करना है। मान लीजिए उस मकान मालिक ने भरा है तो आप लोग यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद में अब आप लोगों को उसको SE जो रेफरेंस ID है जो कि उसके मोबाइल में सेव होगी वो आप लोगों से पूछना है, और पूछने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को उसको इंटर कर देना है। उसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में उसने जो क्वेश्चनों का आंसर दिया है वो सारे आपके स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। यदि ये सारे क्वेश्चन सही है तो आप लोगों को कंफर्म कर देना है। और आपको लगता है कि फील्ड में जब आप लोग हैं तब आपको लगता है कि यहाँ पर इसने कुछ मिस्टेक कर दी है तो आप लोग एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर उसकी जानकारी को एडिट भी कर सकते हैं। यदि पूरी जानकारी सही है तो आप लोगों को कंफर्म कर लास्ट में सबमिट कर देना है। तो वो जो सर्वे गणना प्रपत्र उसने फॉर्म भरा है वो आपकी ऐप के अंदर शो हो जाएगा, आपकी ऐप में सबमिट हो जाएगा। अब मान लीजिए जिस मकान में आप लोग जा रहे हैं वहां पर किसी ने भी सर्वे गणना फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोगों को यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप लोग नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपके सामने चौथे नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन सी है। यानी कि जो जनगणना मकान है उसका फर्श कैसा है, किससे बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है, लकड़ी या बांस से बना हुआ है, पक्की ईंटों से बना हुआ है। पक्की ईंट का मतलब ऐसी ईंट चाहे वो मिट्टी से बनी हुई हो चाहे सीमेंट से बनी हो, लेकिन वो पकी हुई होनी चाहिए, आग में पकी हुई होनी चाहिए, तो उसे हम लोग पक्की ईंट कहते हैं। तो उसके बाद में चौथा वाला ऑप्शन है पत्थर। पत्थर का मतलब यदि किसी मकान में ग्रेनाइट लगी हुई है, कोटा स्टोन लगा हुआ है तो आप लोगों को पत्थर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद 5वां वाला ऑप्शन है सीमेंट, यानी कि किसी मकान की जो फर्श है वो सीमेंट से बनी हुई है तो आप लोगों को सीमेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 6 में मोजेक या फिर फर्श की टाइल, यानी कि किसी भी प्रकार की टाइल अगर उस मकान में लगी हुई है तो आप लोगों को टाइल वाला सेलेक्ट करना है। और यदि आपको 1 से लगाकर 6 तक के ऑप्शन किसी भी ऑप्शन आपके नहीं मिलता है तो या फिर आपको समझ में नहीं आता कि फर्श किससे बनी हुई है, तब आप लोग पॉइंट नंबर 7 अन्य कोई आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जनगणना मकान की फर्श को देख लेना है, उसके परिवार वालों से पूछ लेना है।
अब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी भवन में 4 कमरे बने हुए हैं और 4 कमरों में 3 में तो जो फर्श है वो पत्थर से लगी हुई है यानी कोटा स्टोन लगी हुई है और एक कमरे में सीमेंट से बना हुआ है। तो आपको यहाँ पर एक रूल अप्लाई करना है, 50% से ज्यादा जो फर्श बनी हुई होगी, आगे क्वेश्चन और आएगा, दीवार का भी आएगा, छत का भी आएगा, तो 50% से ज्यादा जो चीज जिससे बनी हुई है वो आपको वही मानना है। यानी कि अधिकतर उस मकान में फर्श किस सामग्री से बनी हुई है वही सामग्री आप लोगों को सेलेक्ट करनी है। ये आपको 50% से ज्यादा वाला सोच कर, देख कर, समझ कर आप लोगों को इसमें फर्श की डिटेल आपको फिल कर देना है और उसके बाद में अगला वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब 5वां प्रश्न आता है कि उस जनगणना मकान की दीवार में कौन सी सामग्री प्रयुक्त हुई है। तो ये भी जानकारी आप लोगों को उस मकान मालिक से पूछ लेनी है। अब इसमें से भी यहाँ पर देखिए 9 के बाद में 0 वाला ऑप्शन और भी है। तो हो सकता है कि किसी का जो मकान है वो घास फूस या बांस की भी दीवार हो सकती है। बहुत सारे जो कच्चे मकान होते हैं जिसमें ऊपर टीन शेड लगा देते हैं और नीचे बांस की या फिर जो घास फूस होती है उसकी दीवारें बना देते हैं। अगर ऐसा मामला है तो आपको ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करना है। बहुत सारे कच्चे मकानों में आप लोग देखोगे कि प्लास्टिक और जो पॉलिथीन होती है उसकी भी दीवारें बना देते हैं। तो वो भी आप लोगों को जनगणना मकान में आप लोगों को गिनना है, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि प्लास्टिक और पॉलिथीन से अगर दीवारें बनी हुई है तो आपको ऑप्शन नंबर 2 चूज करना है। अगर मिट्टी और कच्ची ईंट से अगर वो दीवार खड़ी कर रखी है तो आपको तीसरे नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देख कच्ची ईंट, कच्ची ईंट का मतलब ऐसी ईंटें जो आग में भट्टी में पकाई नहीं गई है उससे हम लोग कच्ची ईंट कहते हैं। उसके बाद में अगर लकड़ी की दीवार बनी हुई है चारों तरफ तो आपको लकड़ी सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है 5वां पॉइंट और 6वां पॉइंट, पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं। यानी कि उसकी जो दीवारें हैं वो पत्थर से तो बनी हुई है, पत्थर जमा कर जो दीवार बनाई गई है, लेकिन मसाला गारा के साथ नहीं। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है घारा, तो घारा को आप लोग, घारा का सामान्य भाषा में हम लोग ये अर्थ मानते हैं तो मिट्टी होती है, तो यहाँ पर मिट्टी शब्द काम में नहीं लेना है। यहाँ पर घारा का मतलब है सीमेंट के साथ में जो बजरी और पानी तीनों को मिलाकर, यानी कि सीमेंट पानी और बजरी तीनों को मिक्स कर कर जो हम लोग मसाला बनाते हैं वो यहाँ पर गारा के रूप में शब्द का यूज किया गया है। यानी कि मसाला जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं वो यदि मसाला से बनी हुई है तो दीवार, यानी तो आपको ऑप्शन नंबर 6 सेलेक्ट करना है। और यदि उसके बाहर सीमेंट बजरी का जो मसाला या गारा के साथ अगर नहीं बनी हुई है तो आप लोगों को 5वें ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि पत्थर मसाला के गारा के साथ नहीं किस प्रकार की दीवार है और पत्थर मसाला के साथ गारा की किस प्रकार की दीवार है। यानी कि पहले पत्थर की चुनाई होगी और उसके बाद में सीमेंट बजरी पानी का जो मिक्सचर होता है उसके उसके द्वारा प्लास्टर किया जाता है, उसे हम लोग मसाला गारा के साथ कहते हैं। तो ये 5वां पॉइंट और 6वां पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में यदि किसी की दीवारें जीआई या फिर धातु या फिर एस्बेस्टस की चादरों के द्वारा यदि दीवारें बनाई गई है, यानी कि चारों तरफ चादरें खड़ी कर दी है ना, चाहे वो लेवो की हो सकती है, जीआई धातु की हो सकती है, किसी भी धातु की हो सकती है, या फिर एस्बेस्टस की चादरें भी हो सकती है। अगर आपके सामने ऐसा उदाहरण आता है जिसकी दीवारें इन सामग्री से बनी हुई है तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 7 सेलेक्ट करना है। उसके बाद 8वां आता है पक्की ईंट। पक्की ईंट के बारे में पहले बता चुका हूं, पक्की ईंट बनी हुई होगी, यदि पक्की ईंट है तो आपको ऑप्शन नंबर 8 सेलेक्ट कर लेना है। और यदि किसी की दीवार कंक्रीट से बनी होती है, वैसे ऐसे केस आपको बहुत ही कम मिलेंगे जिसकी दीवार कंक्रीट से बनी हुई होती है। कंक्रीट का मतलब जैसे हम लोग आरसीसी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, यहाँ पर कंक्रीट शब्द यूज किया गया है। अब 1 से लगाकर 9 तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये दीवार किससे बनी हुई है तो नो टेंशन होकर आप लोग ऑप्शन नंबर 0 सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि अन्य कोई आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। यानी कि 1 से लेकर 9 तक यदि ये पॉइंट भी नहीं आ रहे, कोई पॉइंट नहीं आ रहा है उस दीवार के लिए, तो आप लोग ऑप्शन नंबर 0 सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग अगले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मकान की छत किससे बनी हुई है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो देखिए साथ में मैं आपको चित्र भी बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि छत फर्श दीवार किससे बनी हुई है। तो छत में भी देखिए यहाँ पर अलग अलग सामग्री दी गई है, घास फूस बांस लकड़ी और मिट्टी। अगर इससे बनी हुई है तो आपको ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करना है। यदि किसी की छत प्लास्टिक या पॉलिथीन से बनी हुई है तो 2 नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले होते हैं वो अधिकतर प्लास्टिक और पॉलिथीन से भी अपनी छत बनाकर वहां पर रहने लग जाते हैं, तो उसे भी आप लोगों को जनगणना मकान बनाना है। और अगर ऐसी स्थिति है तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना है। उसके बाद है हस्त निर्मित टाइल्स, यानी कि पहले के जमाने में हाथों से निर्मित जो टाइल्स लगी होती है वो यदि ऊपर लगी हुई है छत के रूप में तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। लेकिन आजकल ऐसे मिलती नहीं है, आजकल सब मशीनों के द्वारा ही निर्मित टाइल्स मिलती है, मशीन के द्वारा बनी हुई है, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट करना है। उसके बाद पक्की ईंट से बनी हुई तो पक्की ईंट सेलेक्ट कर देना।
पत्थर से बनी हुई है तो पत्थर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। स्लेट स्लेट से बनी तो स्लेट आपको सेलेक्ट करना है। जीआई धातु, एस्बेस्टस की चदरें अगर इनसे बनी हुई है, चाहे वो लोहे की धातु से बनी हुई है, चाहे किसी भी धातु से बनी हुई है और छत के रूप में वो प्रयुक्त आ रही है, तो आप लोगों को 8 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यदि आरसीसी यानी कि कंक्रीट से बनी हुई है तो आप लोगों को कंक्रीट वाला ऑप्शन नंबर 9 सेलेक्ट करना है। और 1 से लगाकर 9 तक किसी में भी आपको समझ में नहीं आ रहा है और 1 से लगाकर 9 तक इन ऑप्शन में से वो ऑप्शन है ही नहीं है जिससे वो छत बनी हुई है, तो आप लोगों को अन्य कोई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लेकिन ऐसी मुसीबत आपके सामने आएगी नहीं, क्योंकि 1 से लगाकर 9 तक कोई ना कोई एक ऑप्शन आप लोगों को उस मकान की छत किस प्रकार से बनी हुई है इन सामग्री में से आपको मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेने चाहिए थे, फर्श, दीवार और छत। 6 नंबर तक आप लोगों को क्लिक करने के बाद में अब हम लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब उसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 7, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगावे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर बहुत सारे प्रकरण गलती करते हैं। तो इस प्रश्न पर मैंने एक सेपरेट पूरी फुल डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 7 में ये जो 1 से लेकर 9 तक और जो 0 वाला ऑप्शन आ रहा है वो आपको कैसे यूज में लेना है। तो चलिए आप लोगों को मैं 1 से लगाकर यहाँ पर 9 और 0 के पॉइंट को एक एक बारीकी से आपको समझा देता हूँ। यहीं से आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है आवास। आवास का मतलब होता है कि एक ऐसा मकान जिसमें लोग रह रहे हैं उसे हम लोग आवास कहते हैं। यानी कि वहां पर कोई फैमिली मेंबर 1 या 2 चाहे कितने भी हो सकते हैं, तो उस मकान में यदि कोई व्यक्ति रह रहा है तो आप लोगों को आवास वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब सेकंड वाला ऑप्शन होता है आवास से अन्य उपयोग। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। आवास से अन्य उपयोग का मतलब होता है एक ऐसा मकान और उस मकान का उपयोग किसी दूसरे उपयोग में भी हो रहा है। जैसे हो सकता है कि उस मकान में कोई ट्यूशन सेंटर चल रहा हो, क्या ब्यूटी पार्लर चल रहा हो, चाहे बीड़ी बनाने का काम हो रहा हो, चाहे सुनार का काम हो रहा है, या फिर कोई छोटी सी परचूनी की दुकान लगी हुई हो, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य काम हो रहा है। यानी कि आवास के साथ साथ में कोई अन्य काम भी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 आवास से अन्य ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आवास से ऑप्शन आपको तभी सेलेक्ट करना है जब उस मकान का प्रवेश द्वार और उसके अंदर जो काम हो रहा है उसका प्रवेश द्वार एक ही होना चाहिए, तभी आप लोगों को आवास से अन्य उपयोग वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि अब मैं आपको भी एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसे कि इस एग्जांपल को देखिए, इस आवास में ही एक जो औरत है वो सिलाई का कार्य भी करती है, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 वाला सेलेक्ट करना है। और उसी मकान में 2-3 जो औरतें होते हैं वो बीड़ी बनाने का काम भी करती है, तो आप लोग उसमें भी आपको ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना है। इसी तरह से यदि उसी मकान में जिस मकान में वो रह रहा है उसमें एक ट्यूशन सेंटर भी चल रहा है और दोनों का प्रवेश द्वार एक ही है, ऐसी स्थिति में भी आप लोगों को आवास से अन्य उपयोग वाला सिलेक्ट करना है। और यदि कोई आदमी है जैसे कि शहरी क्षेत्र में होता है, जो सुनार होते हैं, जो ज्वेलरीज वाला जो काम करने वाले होते हैं, वो रहते भी वहीं पर है और अपना जो सोना चांदी का जो काम बनाते हैं, जो गहने बनाते हैं, वो काम भी उसी घर में करते हैं। तो ये भी आवास से अन्य उपयोग के उदाहरण है। अब आप लोग इस एग्जाम्पल को देखिए, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आवास से अन्य उपयोग का यूज में कब लेना है। देखिए यहाँ पर एक मकान बना हुआ है और इस मकान में एक एंट्री गेट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। एंट्री गेट दिखने के बाद में यहाँ पर एक फैमिली है जो नीचे रह रही है और ऊपर की तरफ एक ब्यूटी पार्लर चल रहा है। लेकिन इस ब्यूटी पार्लर और इस मकान के अंदर जाने का जो रास्ता है, यानी जो प्रवेश द्वार है, वो प्रवेश द्वार एक ही है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को यहाँ पर आवास से अन्य उपयोग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर ब्यूटी पार्लर का रास्ता अलग से होता, यानी कि बाहर यदि यहाँ पर सीढ़ियां लगी होती और सीढ़ियों के द्वारा यहाँ पर ब्यूटी पार्लर के ऊपर पहुंचा जाता, तो यहाँ पर आप लोगों को आवास से अन्य उपयोग वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना था। ऐसी स्थिति में वो जो ब्यूटी पार्लर है वो एक किस प्रकार का गैर आवासीय कार्य है, इसके अनुसार आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 से लगाकर 0 तक वाले ऑप्शन में आप लोगों को सिलेक्ट करना होता है। अब इसके बाद में आप लोग इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर एक जनगणना मकान है, यहाँ पर एक जनगणना भवन है और इस भवन में यहाँ पर 2 बिल्डिंग आप लोगों को दिखाई दे रही है। नीचे वाली बिल्डिंग में एक फैमिली रहती है, ऊपर वाली बिल्डिंग में एक क्लिनिक चलता है। लेकिन आप लोग इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो फैमिली रहती है उसमें जाने का जो प्रवेश द्वार है वो अलग है और जो ऊपर क्लिनिक बनी हुई है इसके लिए यहाँ पर बाहर से सीढ़ियां बनी हुई है। यानी कि ऊपर क्लिनिक में जाने का रास्ता अलग है,
इसका प्रवेश द्वार अलग है और नीचे जो फैमिली रह रही है उस मकान का प्रवेश द्वार अलग है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये आवास से अन्य उपयोग नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप लोगों को जहाँ पर फैमिली रहती है वहां पर आप लोगों को जब आप लोग मकान की एंट्री करेंगे तब आप लोग ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे और ऊपर वर्ग क्लिनिक के लिए आप लोगों को यहाँ पर हॉस्पिटल डिस्पेंसरी वाला ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जब आप लोग ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को वास्तविक उपयोग दर्ज करे ये भी आप लोगों को लिखना होगा, यानी कि उस आवास के साथ रहने के साथ साथ में कौन सा कार्य और हो रहा है। जैसे अगर आप लोग को दुकान चल रही है तो आपको लिखना है आवास से दुकान, या फिर यहाँ पर सिलाई का कार्य चल रहा है तो आपको लिखना है आवास से सिलाई कार्य, या फिर ट्यूशन सेंटर चल रहा है तो आपको लिखना है आवास से ट्यूशन सेंटर, ब्यूटी पार्लर चल रहा है तो आपको लिखना है आवास से ब्यूटी पार्लर। यानी कि उस आवास के साथ में उस आवास का उस मकान का और उपयोग किस प्रकार से हो रहा है उसकी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन और है, एक लॉक और एक संस्थागत। लॉक वाला जो ऑप्शन है वो तभी एक्टिव होगा जब आप लोग ऑप्शन नंबर 1 या फिर ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लॉक का मतलब ये है कि आप लोग जनगणना करने के लिए किसी मकान पर जाते हैं और उस समय वहां पर उस मकान के बाहर ताला लगा हुआ होता है। वो परिवार किसी भी कारणवश बाहर गया हो, छुट्टी मनाने के लिए बाहर गया हो, या फिर कुछ काम करने के लिए ऑफिस जाने के लिए बाहर गया हुआ हो, या फिर शादी में गया हो, या फिर किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में वो गया हुआ हो और उस समय आप लोगों को यहाँ पर लॉक लगा हुआ उस मकान के बाहर, तो ऐसी स्थिति में आप लोग उसको खाली नहीं मान सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन नंबर तो 1 सेलेक्ट कर लेना है और आप लोगों को लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी कि अभी ये लॉक है। तो जब लॉक होगा तो जब आप लोग नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आगे के 33 क्वेश्चन बंद हो जाएंगे और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आप एक्टिव हो जाएगा मोबाइल नंबर वाला, और आप लोग उस मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन को भी खाली छोड़ देना है। यानी कि जो 34वां नंबर है मोबाइल नंबर वाला, आप लोग इस मोबाइल नंबर को खाली छोड़ देना है और सबमिट करें इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब जब आप लोग उसको लॉक दर्शा देंगे तब आप लोगों को 2-3 दिन के बाद में फिर से उस मकान पर जाना है और उसकी डिटेल आप लोगों को फिल करनी है। ये डिटेल आपके एडिट हो जाएगी। वो एडिट कैसे होगी वो भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अब आपको आवास वाला ऑप्शन और आवास से अन्य वाला ऑप्शन समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग तीसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं, दुकान और कार्यालय वाले ऑप्शन में। अब देखिए दुकान और कार्यालय वाले ऑप्शन में ये हो सकता है कि एक मकान बना हुआ है और उस मकान में जाने का रास्ता अलग है और उस मकान के बाहर ही 2-3 दुकानें बनी हुई है, उसका रास्ता अलग है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को वहां पर आवास अलग मानना है और दुकान आप लोगों को अलग माननी है। जैसे आप लोग इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर 2 मंजिला एक इमारत बनी हुई है, नीचे यहाँ पर 3 दुकान चल रही है और ऊपर एक फैमिली रहती है, और ऊपर जहाँ पर फैमिली रहती है उसके जाने का रास्ता अलग है और इन दुकानों में प्रवेश द्वार अलग है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक भवन होगा और यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 जनगणना मकान यहाँ पर होंगे। तो जहाँ पर फैमिली रहती है तो वहां पर तो आपको आवास वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और इन दुकानों के लिए आप लोगों को दुकान वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो जब आप लोग दुकान या फिर कोई कार्यालय वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो वास्तविक उपयोग है वो भी आपको दर्ज करना होगा। यानी कि अगर कोई दुकान है तो दुकान किसकी है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। कपड़े की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, चप्पल की दुकान है, जूते की दुकान है, जो भी दुकान है उस दुकान के बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। जैसे यहाँ पर मैं कुछ और एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कपड़े की दुकान, जनरल प्रोविजन स्टोर, केमिस्ट की दुकान, या फिर कोई रेस्टोरेंट है, चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, कबाड़ी की दुकान, प्लाईवुड, कोई भोजनालय है, कोई कॉफी हाउस है, या फिर कोई कैंटीन है, कोई जलपान गृह है, या फिर कोई चाट की दुकान है, कोई सी भी दुकान है हो, तो जो भी दुकान होगी वो आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा। अब अगला वाला ऑप्शन है, अगर कोई कार्यालय आ रहा है तो भी आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 ही सिलेक्ट करना है। अब कार्यालय में आप लोग कौन से मकान को काम में लेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो सभी सरकारी कार्यालय है, जो सरकारी ऑफिस है, उन सभी के लिए आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 ही सिलेक्ट करना है। चाहे वो पंचायत भवन हो, चाहे एसडीएम ऑफिस हो, चाहे तहसील हो, या फिर और भी किसी भी विभाग का कोई भी अगर कोई सरकारी कार्यालय है तो आपको ऑप्शन नंबर 3 ही सिलेक्ट करना है। इसके अलावा किसी बड़ी फर्म या फिर कंपनी का कोई कार्यालय, कोई ऑफिस है, तभी आप लोगों को तीसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कोई वाणिज्य या फिर कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान का कोई ऑफिस है तभी आपको ऑप्शन नंबर 3 ही सिलेक्ट करना है। कोई स्थानीय निकाय का ऑफिस हो गया, यदि बैंक है तो भी आपको ऑप्शन नंबर 3 ही सिलेक्ट करना है। बीमा कंपनी, सहकारी संस्था, अधिवक्ता, वकील, स्टॉक ब्रोकेज, या फिर जो परिवहन कंपनी है, उन सभी के जो ऑफिस है, तो ऐसी स्थिति में आपको ऑप्शन नंबर 3 ही सिलेक्ट करना है। और जो सरकारी कार्यालय है, जैसे पुलिस स्टेशन है, न्यायालय है, फायर स्टेशन है, तहसीलदार कार्यालय या फिर मंत्रालय का कोई कार्यालय है, तो इन सभी को आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 में ही सेलेक्ट करना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ऑप्शन नंबर 3 कब सेलेक्ट करना है। अब हम आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 में, कॉलेज और स्कूल।
यदि कोई भी स्कूल है या फिर कोई कॉलेज है तो आपको ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट करना है। इसी के साथ में यदि आपके क्षेत्र में कोई आंगनबाड़ी आ रही है तो भी आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 ही सेलेक्ट करना है। अब स्कूल चाहे गवर्नमेंट हो सकती है, चाहे प्राइवेट हो सकती है, सभी स्कूल के लिए आपको ऑप्शन नंबर 4 ही सिलेक्ट करना है। अगला वाला पॉइंट है 5वां नंबर का ऑप्शन, होटल, लॉज और गेस्ट हाउस। यदि आपके एचएलबी क्षेत्र में कोई होटल बनी हुई है, कोई गेस्ट हाउस बना हुआ है, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 5 सिलेक्ट करना है। अब होटल और गेस्ट हाउस के साथ में एक स्थिति ये भी हो सकती है कि उस होटल में एक जो चौकीदार है या फिर कोई रसोईया है, उसका एक अलग कमरा भी बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक जनगणना भवन हो जाएगा और वहां पर 2 जनगणना मकान हो जाएंगे। पूरी होटल को आपको एक मकान मानना है और वहां पर जो रसोईया रह रहा है या फिर जो चौकीदार रह रहा है वो अलग खाना बनाकर खाता है और अलग रूम में रहता है, और तो उसका एक जनगणना मकान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को जहाँ चौकीदार रहता है उसको तो आवास वाला ऑप्शन में दर्शाना है और होटल को आप लोगों को ऑप्शन नंबर 5 में दर्शाना है। उसके बाद में अगला वाला ऑप्शन आता है हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी वाला। तो ये तो आपको सिंपल सा ऑप्शन है, यदि कहीं पर भी छोटी मोटी हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी मिले तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 6 सेलेक्ट करना है। हॉस्पिटल वाले ऑप्शन में जैसे कोई अस्पताल हो गया, पैथोलॉजिकल सेंटर हो गया, डॉक्टर का कोई क्लिनिक हो गया, नर्सिंग होम है ना, कोई प्रसूति गृह हो गया यानी डिलीवरी होम हो गया, या फिर कोई डेंटल हॉस्पिटल हो गया, डिस्पेंसरी हो गई, कोई टीकाकरण केंद्र हो गया, एक्सरे क्लिनिक हो गई, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। अगर इस प्रकार के ये सारे, अगर इसमें से कोई एग्जाम्पल आप लोगों को मिलता है तो आप लोगों को अस्पताल और डिस्पेंसरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 7 आता है फैक्ट्री या फिर वर्कशॉप और वर्कशेड। फैक्ट्री का ऑप्शन मतलब है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी फैक्ट्री है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री है, चाहे ईंट बनाने की फैक्ट्री है, चाहे स्टील के बनाने बर्तन बनाने की फैक्ट्री है, या फिर कोलगेट बनाने की फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री हो तो आप लोगों को सीधा ऑप्शन नंबर 7 सिलेक्ट करना है और उस पूरी फैक्ट्री को एक ही भवन और एक ही जनगणना मकान नंबर देकर आप लोगों को इसकी एंट्री कर देनी है। इसी तरह से वर्कशॉप और वर्कशेड में भी आपको इसी प्रकार से एंट्री करनी है। यहाँ पर वर्कशॉप और फैक्ट्री के कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कताई मिल, कपास की मिलें, उर्वरक कारखाने, या फिर हौजरी निर्माण कार्यशाला, गाड़ी मरम्मत केंद्र, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर यानी कि जो गाड़ियों की सर्विस होती है उसको भी आपको इसी में लेना है। कोई बेकरी है, जूता बनाने की फैक्ट्री है, फर्नीचर बनाने की कोई फैक्ट्री है, चावल आटा तेल की अगर कोई मिल है, मसाले की कोई मिल है तभी आपको इसी में लेना है। कोई प्रिंटिंग प्रेस है, डेयरी है, या फिर कोई ऑक्सीकृत जल फैक्ट्री है, लोहार की वर्कशॉप है, सोने और चांदी के जेवरात बनाने की कोई वर्कशॉप है, या फिर कोई लोको शेड है, इन सभी की स्थिति में आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 8 आता है जो पूजा स्थल, किसी भी प्रकार का पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो भी हो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 8 में सेलेक्ट करना है। एक चीज मैं आपको ध्यान में बता देता हूँ कि जो पूजा स्थल की जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक आदमी आराम से उसमें प्रवेश कर जाए और उसके चारों ओर दीवार होनी चाहिए और छत भी होनी चाहिए। ऐसे स्थल को आप लोग पूजा स्थल मान सकते हैं। जैसे शहरों में या फिर गाँवों में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर होते हैं, उसमें ऊपर छत नहीं होती है, चार दीवारें भी नहीं होती है, बस एक चबूतरा बनाते हैं और उसके ऊपर जो मूर्ति रख देते हैं, तो वो एक पूजा स्थल नहीं माना जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जो भवन होता है, जो जनगणना मकान होता है, उसकी परिभाषा क्या है, वो भूमि से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसकी चार दीवारें होनी चाहिए और एक छत होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो आप लोगों को उसको भवन और मकान मान सकते हैं। उसके बाद में अगला वाला जो ऑप्शन है अन्य गैर आवासीय उपयोग। अब 1 से लगाकर 8 तक इनके अलावा कोई भी ऑप्शन आप लोगों को मिलता है तो आप लोगों को अन्य गैर आवासीय ऑप्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसका वास्तविक उपयोग क्या हो रहा है वो भी आप लोगों को लिखना है। अब अन्य गैर आवासीय में क्या क्या आ सकता है इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें आ सकता है सामुदायिक केंद्र, यानी कि कोई भी सामुदायिक भवन बना हुआ है वो ले सकते हो। सिनेमा घर आपको लेना है, क्लब, रंगमंच, कला मंदिर, व्यायामशाला यानी कि जिम, उसके बाद में कोई स्टेडियम हो गया, कोई म्यूजियम हो गया, कला मंच हो गया, कोई चिड़ियाघर हो गया, जिम्नेशियम हो गया, जैसे कि पशु शेड का मतलब गाय बांधने की जगह। आपको गांव में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे जिसमें एक मकान के साथ में पशु बांधने की जगह भी रखते हैं, यहाँ पर गाय भैंस बांधते हैं, तो उसको भी जनगणना मकान आपको देना है। लेकिन तभी देना है जब उसके ऊपर छत हो और तीनों या फिर चारों तरफ दीवार हो। अब दीवार वो किसी की भी हो सकती है, पक्की दीवार भी हो सकती है, कच्ची दीवार भी हो सकती है, तो आपको उसको जनगणना मकान नंबर आपको देना है। यदि 4 खंबे खड़े किए हुए हैं, उसके ऊपर टीन शेड डाला हुआ है, तो उसको आपको पशुशाला नहीं मानना है। इसके अलावा गौशाला, गुड़साल, सांड प्रजनन केंद्र, कुक्कुट प्रजनन केंद्र यानी कि जो मुर्गी फार्म है वो भी आपको अन्य गैर आवासीय में मानना है। उसके बाद में गैराज जो होता है उसको भी आप लोग अन्य गैर आवासीय में मानेंगे। यात्रियों का आश्रय, प्रतीक्षा गृह,
विद्युत उपकेंद्र जो पावर हाउस होते हैं उसको भी आप लोग इसी ऑप्शन में रखेंगे। उसके बाद पंप हाउस, गोदाम हो गया, पेट्रोल पंप भी आप लोगों को अन्य गियर आवास में लिखना है, ऑप्शन नंबर 9 में रखना है। उसके बाद लाइब्रेरी हो गया, ट्यूबवेल कक्ष भी हो गया। आप लोग गाँव में जाओगे तो खेत में क्या होता है, कक्ष बना होता है, एक कमरा बना होता है जिसमें ट्यूबवेल रखी होती है, तो उसको भी आपको जनगणना मकान नंबर देने हैं और उसको अन्य गैर आवासीय ऑप्शन में आप लोगों को मानना है। अब लास्ट वाला ऑप्शन होता है खाली वाला ऑप्शन। अब खाली वाला ऑप्शन का क्या मतलब है, यानी कि ऐसा मकान जो पूरी तरह खाली है, अब उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सामग्री नहीं रखी हुई है, तो आपको उसको खाली मानना है। आपको ध्यान में रखना है, अगर वहां पर ताला लगा हुआ है और अंदर सामान पड़ा हुआ है तो उसको आप लोग खाली नहीं बता सकते हैं। ऐसे समय आप उसको लॉक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था। अब खाली वाला ऑप्शन आपको कब सेलेक्ट करना है, जब कोई खाली खंडर हो और उस खंडर में छत भी होनी चाहिए। खाली किराएदार की आवश्यकता, यानी कोई ऐसा मकान है जहां पर किराएदार की आवश्यकता है, पहले किराएदार रहता था, अब वो खाली हो चुका है, नया किराएदार आया ही नहीं है, तो आपको उसको खाली मानना है। उसके बाद में मरम्मत की आवश्यकता, ऐसा मकान जिसको मरम्मत की आवश्यकता है, इस वजह से वो खाली पड़ा है, तो उसको आप लोग खाली मानना है। खाली ध्वस्त करने की प्रतीक्षा में, अब कुछ ऐसा मकान है जो पूरी तरह से खंडर हो चुका है लेकिन उसको अब गिराने वाले हैं, लेकिन वो भी खाली ऑप्शन माना जाएगा। खाली निर्माणाधीन, यानी कि कोई नया मकान बन रहा है और उस मकान में 4 दीवारें खड़ी हो चुकी है, ऊपर छत भी लग चुकी है। ध्यान में रखना है, आपको नया मकान की तभी एंट्री करनी है जब उसमें छत हो। तो यदि कोई नया मकान बन रहा है, उसकी छत भी है, चारों दीवारें भी है, तो आप उसको खाली मान सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर कोई खाली मकान है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है, सिर्फ वो खाली पड़ा है, तो आपको जो ऑप्शन नंबर है 0 सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको लिखना है खाली मकान। अगर कोई नया मकान बन रहा है तो निर्माणाधीन खाली मकान। अगर कोई दुकान है, आप ये विशेष रूप से ध्यान में रखना, अगर कोई दुकान है और वो खाली पड़ी है, उसमें किसी भी प्रकार का उसका उसका किसी भी प्रकार से यूज में नहीं हो रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का व्यापार बिजनेस नहीं हो रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट नहीं करना है, आपको खाली वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर वास्तविक उपयोग दर्ज करें, इसमें लिखना आपको खाली दुकान। यहाँ पर ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। यहाँ पर उसके बाद में एक ऑप्शन हमारा बच गया है संस्थागत। अब संस्थागत क्या होता है, संस्थागत वाला जो ऑप्शन है वो आप लोगों के काम में आएगा, होटल वाले ऑप्शन में काम में आ सकता है और अस्पताल वाले ऑप्शन में भी काम में आ सकता है। होटल और गेस्ट हाउस में क्या होता है कि संबंधित व्यक्तियों का समूह होता है, उसका वो लोग वहां पर रहते हैं, तो वो एक संस्थागत हो गया। देखिए अब संस्था अलग है, संस्था तो स्कूल और कॉलेज होगी, ये संस्था अलग है। संस्थागत अलग है, जहाँ पर बहुत सारे संबंधित व्यक्तियों का समूह रहता है, वो एक ही रसोई से खाना प्राप्त करते हैं, तो उनको हम लोग संस्थागत ऑप्शन में रखते हैं। जैसे कोई स्कूल हो गई और उसी स्कूल में हॉस्टल भी है, तो आप लोगों को स्कूल वाला ऑप्शन तो सिलेक्ट करेंगे ही, साथ में यहाँ पर आप लोग उसका वास्तविक उपयोग भी लिखेंगे, स्कूल से छात्रावास, और ऐसी स्थिति में आप लोगों को संस्थागत वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर आगे आप लोगों को बढ़ जाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे ज्यादा समझने वाली चीज यहीं पर है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने इस पे पूरी डिटेल वीडियो एक अलग से बना रखी है, आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसमें से आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। वैसे ही यहाँ पर मैंने उसी वीडियो के अनुसार सारे पॉइंट को कवर कर लिया है, तो आप लोगों को उस जनगणना मकान के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में कोई सा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 को छोड़कर ऑप्शन नंबर 3 से लगाकर 0 तक, अगर ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आगे के सारे क्वेश्चन बंद हो जाएंगे। यानी कि 7 नंबर तो ये आ चुका है, 8 के बाद में कोई भी ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपको इस एंट्री को सेव करना है, यानी कि इसकी पुष्टि आप लोगों को कर उसको सबमिट कर देना है। 8 से लगाकर 34 क्वेश्चन नंबर तभी मिलेंगे जब आप लोग ऑप्शन नंबर 1 या फिर ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल मैं उस मकान को जहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत में 0001 जो मकान नंबर हमारा आया था, अब देखिए मकान नंबर भी यहाँ पर आपको चलेगा, यहाँ पर मकान नंबर लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर लाइन नंबर भी लिखी हुई आएगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आवास वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो हमारा जो 8वें नंबर का प्रश्न आता है कि उस मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है या फिर जीर्णशीर्ण है। तो आप लोग उस मकान को देख लीजिएगा और ऑप्शन को सिलेक्ट कर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 आता है, यहाँ पर भी थोड़ी सी समझने वाली बात है। सबसे प्रश्न नंबर 9 जो है वो है परिवार क्रमांक। तो यहाँ पर जो परिवार क्रमांक लिखा हुआ है 001, ये यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा, आपको यहाँ पे इसमें टाइप नहीं करना है। जैसे आप लोग आवास या फिर आवास से अन्य उपयोग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर परिवार संख्या ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में एक ऑप्शन और बताया था, संस्थागत वाला। यदि आप लोग संस्थागत वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो परिवार क्रमांक है
इस ऐप में ऑटोमेटिक ही 999 आ जाएगा। ये 99 कब आएगा? जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 में संस्थागत वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तभी आप लोगों को यहाँ पर 99 आएगा। बाकी अगर कोई सामान्य परिवार है तो वो सामान्य परिवार का जो क्रमांक है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद 10वां प्रश्न है कि इस परिवार में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं, उसकी संख्या आप लोगों को लिखनी है। अब छोटे से लगाकर बड़े तक, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे तक, सभी बच्चों की संख्या आप लोगों को काउंट करनी है और यहाँ पर आप लोगों को लिखनी है। एक चीज यहाँ पर मैं और बता देता हूँ, यदि किसी परिवार में कोई बच्चा या लड़का या लड़की बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ है तो उसकी संख्या आपको काउंट नहीं करनी है, क्योंकि उसकी जो जनगणना है वो वहां पर हो जाएगी जिस जगह वो रह रहा है। चाहे वो हॉस्टल में रह रहा है, चाहे वो रूम किराए पर लेकर रह रहा है, तो उसकी जनगणना उस जगह हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक चीज और मैं बता देता हूँ कि यदि कोई फैमिली का मेंबर बाहर विदेश गया हुआ है, शब्द सुनना आप लोग, विदेश गया हुआ है, तो आप लोगों को उस व्यक्ति की संख्या यहाँ पर काउंट करनी है। अगर वो भारत में ही किसी जगह दूसरी जगह रह रहा है तो उसकी संख्या आप लोग यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में जिस जगह वो रह रहा है उसकी जनगणना वहां से हो जाएगी। उसके बाद उस परिवार के मुखिया का नाम आप लोगों को लिखना है। अब परिवार का मुखिया का नाम आप लोगों को राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ऐसे कोई से भी किसी भी प्रकार का कोई कार्ड नहीं देखना है। आपको सिंपल उस परिवार से पूछना है कि आपके परिवार का मुखिया कौन है। अब मुखिया कोई भी हो सकता है, लेडीज हो सकती है, जेंट्स भी हो सकती है, जो उस परिवार में सारे निर्णय लेता है उसे हम लोग मुखिया मानते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर मुखिया का नाम लिख देना है और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में अगला वाला ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर 12, उस मुखिया का जेंडर क्या है। आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण ही आप लोगों को फिल करनी है। तो परिवार के मुखिया का जेंडर जो भी है वो जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसकी जो जाति क्या है वो जाति भी सिलेक्ट कर लेना है। अब जाति में यहाँ पर देखिए सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। अगर वो एससी है तो आपको ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करना है, अगर वो एसटी है तो ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना है। इन दोनों जाति के अलावा चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, आप लोगों को अन्य वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। अब आपको ये देखना है कि एससी एसटी में कौन कौन सी जाति आती है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो आंख का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो एससी एसटी की लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। उसमें आप लोग उसकी जाति देखकर यहाँ पर आप लोग एससी एसटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन आता है, प्रश्न नंबर 14, इस मकान के समावित की स्थिति, यानी कि वो जो मकान है वो मकान क्या उस मुखिया का खुद का है, अपना है, तो 1 नंबर सेलेक्ट करना है। दूसरा वाला ऑप्शन कब सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई किराएदार रह रहा है लेकिन भारत में दूसरी जगह पर भी उसका मकान है तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना है। अगर वो भारत में ही रह रहा है और वो किराए के ऊपर रह रहा है लेकिन भारत में किसी भी जगह उसका मकान नहीं है तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट करना है। और इन तीनों के अलावा अगर कोई स्थिति दूसरी स्थिति बनती है तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट करना है। उसके बाद 15 ऑप्शन आता है कि उस जनगणना मकान में उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है। आपको ध्यान में रखना है, रसोई घर, स्नान घर यानी कि लेटरिन बाथरूम, स्टोर रूम, गलियारा और बरामदा, इसको आप लोग कमरा नहीं मानेंगे। तो हम लोग कमरा किसको मानेंगे, जैसे कोई स्टडी रूम हो गया, सोने का कमरा हो गया, बैठने का कमरा हो गया यानी ड्राइंग रूम हो गया, कोई पूजा घर हो गया, या फिर इसी प्रकार के और कोई दूसरे भी कमरे हो सकते हैं, तो उसकी संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। प्रश्न नंबर 16 आता है कि इस परिवार में विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, यानी कि विवाहित जोड़े कितने हैं, मैरिड कपल कितने हैं, उसकी संख्या आप लोग यहाँ पर लिखनी है। अगर मान लीजिए किसी जनगणना मकान में सिर्फ एक औरत ही रह रही है या फिर सिर्फ एक आदमी ही रह रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को विवाहित दंपतियों की संख्या में आपको 0 लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। 17 नंबर का प्रश्न आता है, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। यहाँ पर देखिए पानी पीने का स्रोत पूछ रहा है, नहाने धोने वाला पानी नहीं पूछ रहा है कि इसको पीने का पानी कहाँ से आता है। तो पहला वाला ऑप्शन है नल का पानी उपचारित स्रोत से, यानी कि आरओ का वाटर या फिर पानी को फिल्टर कर ट्रीटमेंट होकर अगर आता है वो भी नल के द्वारा, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करना है। अगर नल के द्वारा पानी तो आता है लेकिन वो अनउपचारित है यानी कि अनट्रीटेबल है, अनफिल्ट्रेबल है, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना है। अगर कुएं से आता है तो कुआं सेलेक्ट करना है, हैंडपंप, ट्यूबवेल, बोरवेल, झरना, नदी, नहर, टैंक, तालाब और झील। टैंक का मतलब यहाँ पर होगा अगर किसी के हौद बना हुआ है, टैंक बना हुआ, उसमें यदि बाहर से पानी मंगाकर उस टैंक में उस हौद में डलवाते हैं, उसके बाद वो पानी पीने का यूज में लेते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर 8 सेलेक्ट करना है। सील बंद कोई पैकेट हो गया या फिर पानी का बोतल हो गया तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इन 9 पॉइंट के अलावा किसी कोई दूसरा स्रोत है, उस स्रोत से उनके पीने का पानी आता है, तो आपको अन्य स्रोत वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद 18वां प्रश्न आता है कि पेयजल स्रोत की उपयुक्तता,
यानी कि जो पीने का पानी है उसकी उपलब्धता कैसी है। पहले वाला ऑप्शन है परिसर के अंदर, यानी कि जो पीने का पानी है वो उसके परिसर के अंदर ही है, जो भवन का परिसर होता है, जो मकान का परिसर होता है, वहीं पर ही उसका पीने के पानी उपलब्ध है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन है परिसर के निकट। अब परिसर के निकट का मतलब है अगर शहरी क्षेत्र में उसके मकान से 100 मीटर दूरी के अंदर अंदर, उस मकान से 100 मीटर की दूरी के अंदर अंदर अगर पानी के पीने की व्यवस्था है तो आपको परिसर के निकट मानना है। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 मीटर के अंदर अंदर उस मकान से 500 मीटर के अंदर अंदर अगर पेयजल स्रोत उपलब्ध है तो आपको परिसर के निकट मानना है। अगर 100 मीटर से ज्यादा और 500 मीटर से ज्यादा है तब आप लोगों को तीसरा वाला ऑप्शन, दूर वाला ऑप्शन आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 आता है प्रकाश का मुख्य स्रोत, यानी कि उस घर में लाइट कैसी आती है, बिजली है, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, या फिर कोई अन्य, या फिर प्रकाश रहित, यानी कि उसके घर में बिजली नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 आता है शौचालय की सुलभता, कि उस घर में लेटरिन है या नहीं है। अगर है तो आपको 3 ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो आपको चौथे नंबर पर सिलेक्ट कर यानी कि वो खुले में शौच करने के लिए जाता है। अगर है तो शौचालय का उपयोग कैसे हो रहा है, क्या केवल उसी परिवार के लिए हो रहा है या फिर उस परिवार के साथ साथ कोई दूसरा परिवार भी उस लेटरिन का यूज कर रहा है। तो आप लोगों को सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर वो परिवार, यानी कि जिस जनगणना मकान में आप लोग गए, अगर वो सार्वजनिक शौचालय का उपयोग कर रहा है तो आपको ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको प्रश्न नंबर 21 में शौचालय का प्रकार आपको पता होना चाहिए कि उस घर में किस प्रकार का शौचालय है। तो यहाँ पर भी देखिए अलग अलग स्थिति बनी हुई है। अगर घर में फ्लैश या फिर पोर फ्लैश शौचालय लगा हुआ है तो इसमें भी 3 ऑप्शन है। पाइप सीवर पद्धति, यानी कि जो लेटरिन बना हुआ होता है तो उस लेटरिन जो निकलने का जो रास्ता होता है उसमें पाइप लगा होता है, सीवर पद्धति होती है। तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। यदि उस लेटरिन के नीचे ही टैंक बना हुआ होता है तो आपको सेफ्टी टैंक सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई अन्य पद्धति है तो अन्य पद्धति आप लोग यूज में ले सकते हैं। अगर कोई 2 गड्ढा शौचालय है, 2 गड्ढे वाला जो लेटरिन है, तो आप लोगों को चौथा और 5वां नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर 1 गड्ढा वाला ऑप्शन है तो इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक स्लैब के साथ और एक स्लैब के बिना। उसके बाद में सर्विस शौचालय के अंदर 8, 9 और 0 वाला ऑप्शन भी हो भी सकता है। वैसे ये तीनों ऑप्शन बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे, जिसमें कि है 8वां ऑप्शन है मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है। मानव का जो मलमूत्र है वो जानवरों द्वारा हटाया जाता है। तो मानव का जो मलमूत्र है वो खुली नालियों के द्वारा जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपको बहुत ही कम मिलेंगे। आपको अधिकतर जो ऑप्शन मिलेंगे इन 3 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 आता है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है। यहाँ पर गंदे पानी का मतलब जो लेटरिन वाला पानी है उसको आपको काउंट नहीं करना है। स्नान गृह का पानी और जो रसोई वाला जो पानी होता है उससे हम लोग गंदे पानी के रूप में यहाँ पर मानेंगे। तो यदि ढकी हुई नाली है तो आपको ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करना है, खुली हुई नाली है तो ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना है, और किसी भी प्रकार की नाली नहीं है तो ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद 23वां प्रश्न है कि परिसर के अंदर स्नान गृह की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। अगर हाँ तो आपको 2 प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, अगर नहीं है तो आपको नहीं सेलेक्ट कर लेना है। अगर है तो स्नान गृह बना हुआ है, बाथरूम बना हुआ, तो आपको 1 नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और बाथरूम तो बना हुआ है लेकिन उसके ऊपर छत नहीं है तो आप लोगों को उसको दूसरे नंबर वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन नंबर 24 आता है कि जो कि एलपीजी गैस से जुड़ा हुआ है। इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसमें भी यहाँ पर 3 स्थिति दी गई है। पहली स्थिति यह है रसोई घर में खाना पकाते हैं, यानी रसोई बनी हुई है और वो रसोई में ही खाना पकाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या उनके पास में गैस कनेक्शन है तो 1 नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो 2 नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। घर के भीतर खाना पकाते हैं लेकिन रसोई घर नहीं है, यहाँ पर रसोई घर नहीं है, यहाँ पर किसी रूम के अंदर ही खाना पकाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनके पास में गैस कनेक्शन है तो 3 नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करना है, नहीं है तो 4 नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब उनके पास में रसोई नहीं है लेकिन वो घर के बाहर खुले में खाना पकाते हैं, तो अब ऐसी स्थिति में भी अगर गैस कनेक्शन है तो ऑप्शन नंबर 5, गैस कनेक्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर 6, और वो खाना ही नहीं पकाते हैं, वो मांग कर खाते हैं तो ऑप्शन नंबर 7 और ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। 25वां प्रश्न है कि खाना पकाने के लिए कौन सा मुख्य ईंधन काम में लिया जा रहा है। जलाऊ लकड़ी, फसल का अवशेष, उपले, पक्का कोयला या फिर कच्चा कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी या फिर पीएनजी गैस, बिजली, बायोगैस, सौर ऊर्जा या फिर अन्य कोई। अब आपको क्या देखना कि साल भर में अधिकतर खाना किस पर बनाया जा रहा है, वो ऑप्शन आप लोगों को सिलेक्ट करना है। अब गैस कनेक्शन तो हो सकता है लेकिन गैस कनेक्शन होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि बाहर चूल्हे पर खाना बनाया जाता है और अधिकतर चूल्हे पे ही बना जाता है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करना है। अगर अधिकतर गैस पे बनाया जाता है
तो आपको ऑप्शन नंबर 6 सिलेक्ट करना है। तो ये चीज आप लोग अपने सही विवेक से निर्णय लेकर इसमें ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट वाला बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद 26वां क्वेश्चन आता है कि उस घर में रेडियो या फिर ट्रांजिस्टर है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। अगर रेडियो और ट्रांजिस्टर है, अगर पारंपरिक जो रेडियो सेट है जो कि काफी पहले समय चलता था रेडियो वाला, अगर किसी घर में है तो ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करना है। अगर वो रेडियो उस मोबाइल में ही सुनता है तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना है। अगर वो इन दोनों ऑप्शन के अलावा किसी तीसरे ऑप्शन के द्वारा वो रेडियो और ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है, वो सुनता है, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। 17वां प्रश्न है टेलीविजन टीवी उसके घर में है या नहीं है। अगर नहीं है तो 5 ऑप्शन आ जाएगा। अगर है तो दूरदर्शन, मुफ्त डिश है या फिर कोई अन्य डीटीएच डिश है, जैसे कि जो पैसे वाली डिश होती है जिसे हम लोग हर महीने आपको रिचार्ज कराना होता है, तो वो वाली डिश है तो दूसरा नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करना। केबल कनेक्शन है तो तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना। अन्य कोई है तो आपको चौथे नंबर पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद में नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। 28वां प्रश्न है कि इंटरनेट की सुविधा किस में है। लैपटॉप में है या फिर कंप्यूटर में है, मोबाइल में है या फिर अन्य किसी उपकरण में, या फिर वो लोग इंटरनेट की सुविधा का यूज नहीं करते हैं, तो चौथा नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब बहुत सारे के पास में क्या होता है कि लैपटॉप भी होता है, मोबाइल भी होता है और दोनों में वो लोग इंटरनेट की सुविधा को यूज करते हैं। तो इन दोनों में से किसमें ज्यादा वो इंटरनेट यूज में ले रहे हैं, वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अधिकतर हम लोग मोबाइल से ही करते हैं, तो आप लोग मोबाइल वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 29वां प्रश्न है क्या क्या उस घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं है तो हाँ करना है, नहीं है तो नहीं करना है, फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। 29वां प्रश्न है टेलीफोन और स्मार्टफोन उसके घर में है या नहीं है। अगर हाँ तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले है लैंडलाइन वाला ऑप्शन, अगर है उनके पास में तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। और केवल मोबाइल है, अब मोबाइल में भी 2 ऑप्शन है। स्मार्टफोन है तो आप लोग दूसरा नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और स्मार्टफोन के अलावा दूसरा जो साधारण फोन होता है, जो कीपैड वाला जो फोन होता है, अगर दोनों हैं तो आपको चौथे नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो आपको 5वां नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। 31वां सवाल आता है कि मोटरसाइकिल से संबंधित है। अगर साइकिल है तो 1 नंबर, मोटरसाइकिल 2 नंबर। अगर दोनों हैं तो 3 नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर ना तो मोटरसाइकिल है ना ही साइकिल है तो आपको चौथे नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर उस मकान में कार, जीप, वैन है तो आपको हाँ करना है, बाकी नहीं करना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। 33वां प्रश्न आता है कि उस परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है, यानी कि साल भर में सबसे ज्यादा कौन सा अनाज खाया जाता है। चावल, गेहूं, जवार, बाजरा, मक्का या अन्य कोई। तो आप लोग पूछ लीजिएगा उस घर में, और जो भी जैसे भी स्थिति है उसके अनुसार आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से फिलहाल मैं गेहूं वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद 34वां क्वेश्चन आता है मोबाइल नंबर का। अब उस परिवार में से किसी भी एक सदस्य का एक्टिव मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद में फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे आप लोग उसको सबमिट करेंगे, अब तक आप लोगों ने 1 से लगाकर जो 34 क्वेश्चन आप लोगों ने भरे हैं उसकी पूरी एंट्री आपके स्क्रीन पर दिखाई देगी। अगर सारी जानकारी सही है तो आपको पुष्टि करें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर इसमें कुछ गलती होगी है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, और एडिट करने के बाद में दोबारा इसको सही भी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये सारी जानकारी सही है तो मैं इसको फाइनल सबमिट कर देता हूँ, यानी कि इसको पुष्टि करे इस वाले ऑप्शन पे इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे वापस से इस प्रकार का होम पेज आ जाएगा। अब आपको दोबारा दूसरे जनगणना मकान की एंट्री करनी है तो आप लोगों को मकान सूची प्रविष्टि करे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो इसमें आपको किस प्रकार से एंट्री करनी है वो मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ बता दिया है। अब हम लोग सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, डाटा अपडेट करें। तो जैसे ही आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में अभी तक जितने भी आप लोगों ने जनगणना भवन किए, जनगणना मकान किए, उसकी लिस्ट आ जाएगी। जो सिंक कर दिया है वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे, वो अलग में दिखेंगे, जो कि अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब मान लीजिए आपने किसी भवन में गलत एंट्री कर ली है। अब गलत एंट्री तो कर ली है, उसको आप लोग सही कर सकते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है आप लोग लाइन नंबर, भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर, ये 3 चीज एडिट नहीं कर सकते हैं, वो आपको चेंज नहीं कर सकते हैं। जब आप लोग शुरुआत में मकान सूचीकरण करें उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर डालकर आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में वहां पर आप लोग जनगणना मकान नंबर और जनगणना भवन नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, इसलिए आपको एंट्री बिल्कुल सावधानी से करनी है ताकि आपको डिलीट करने की नौबत नहीं आए। अगर आप लोग किसी एंट्री को डिलीट करते हैं तो लाइन नंबर और जनगणना मकान नंबर की संख्या आगे खिसक जाएगी। जितनी एंट्री आप लोग डिलीट करेंगे उतने मकान नंबर और उतने लाइन नंबर आगे खिसक जाएंगे। यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मैं एक चीज बता रहा था कि 4 नंबर से लगाकर 34 नंबर तक किसी भी क्वेश्चन में कुछ एडिट करना है तो आप लोग सिंपल इस एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर उसको एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए आप लोगों को डाटा अपडेट करें इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
अब मान लीजिए आप लोगों ने किसी मकान की एंट्री कर ली है और एंट्री करने के बाद उसको सिंक कर दिया है। अब सिंक करने के बाद में आपको पता चला कि इसमें मैंने गलत एंट्री कर दी है, तो आप लोगों को ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, पहले से सिंक किए गए डाटा को संशोधित करें, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, आपने जितने भी जनगणना मकान किए हैं जो सिंक कर रखे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर सबके नीचे यहाँ पर देखिए पेंसिल का चिन्ह बना हुआ है, तो आप लोग इस पेंसिल के चिन्ह बने हुए इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको ये रीजन पूछेगा कि ये गलती किसके द्वारा हुई है, सुपरवाइजर के द्वारा, चार्ज ऑफिसर के द्वारा या फिर खुद के द्वारा। तो हमारे द्वारा गलती हुई है, तो आप लोगों को बाय सेल्फ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो वापस से जहां से जनगणना मकान और भवन नंबर फिल किए थे, वो भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर एडिट नहीं होंगे, है ना, वहां से वो पेज ओपन हो जाएगा। और उसके बाद में फिर से 4 नंबर से लगाकर 34 नंबर के जो क्वेश्चन है वो सभी को आप लोगों को दोबारा फिल करना होगा। तो जो डाटा आपको सिंक करने के बाद में आपको पता चलता है कि मैंने गलत एंट्री कर दी है, तो आप इसको इस प्रकार से सही कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है सारांश देखें, यानी कि अभी तक आप लोगों ने कितने डाटा की एंट्री कर ली है उसका सारांश भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप लोग सारांश पे क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर जितने भी मकान आपने पूर्ण कर लिए हैं उसकी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। देखिए स्थिति यहाँ पर पूर्ण लिखी हुई है, अपूर्ण की लिखी हुई भी आएगी, अगर आपने अपूर्ण किया तो अपूर्ण लिखी हुई आएगी, पूर्ण कर दिया तो पूर्ण लिखी हुई भी आएगी। यहाँ पर कुल जनगणना मकान, कुल गैर आवासीय मकान, सामान्य परिवार कितने हैं, कुल संस्थागत परिवार कितने हैं, आपने कितने हटाए गए हैं उसकी संख्या भी यहाँ पर दिखेगी, कितने पूर्ण है उसकी संख्या भी दिखेगी, आपने लोग कितने कर दिए हैं उसकी संख्या भी दिखेगी, आपने कितने सिंक कर दिए हैं उसकी संख्या भी यहाँ पर आप लोगों को दिखेगी। उसके बाद में अगला वाला ऑप्शन आता है सिंक करें, यानी कि जैसे आप लोग इस ऐप में 10 एंट्री कर लेंगे, 10 मकान की जनगणना की एंट्री कर लेंगे, आपके सामने ऑटोमेटिक एक मैसेज आ जाएगा कि आप इसको सिंक करें या फिर बाद में सिंक करें। तो जैसे भी आपकी स्थिति है तो आपको देखनी है। तो मेरे हिसाब से जैसे आपको 10 या 11-12 एंट्री हो जाती है, आप लोगों को सिंक करते रहना है। बाई चांस अगर वो आपका मोबाइल गुम गया, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया या फिर किसी कारणवश आपने ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया और डाटा को सिंक नहीं किया, तो अभी तक जितने भी आप लोगों ने एंट्री करी है वो सारी एंट्री हट जाएगी, वो सारी एंट्री डिलीट हो जाएगी। तो जैसे आप लोग 10 एंट्री हो जाए आपके सामने वो मैसेज आना शो हो जाता है, तो आप उसको सिंक कर दीजिएगा। तो जैसे आप लोग सिंक करेंगे आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। तो इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और इस बॉक्स में आपको उंगली से आपकी जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आप लोगों को कर देना है। आपको ध्यान में रखना है, आपको हर बार जितनी बार आप सिंक करेंगे उतनी ही बार आप लोगों को यहाँ पर सिग्नेचर करने होंगे और उसके बाद में सेव करें और सबमिट करें, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है पूर्ण रूप से चिन्हित करें। जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब आपको इस वाला ऑप्शन का यूज में लेना है। इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर आप लोग आपका जो काम है उसको फाइनल सबमिट कर देना है। तो चलो ऐप में ये जो 6 ऑप्शन थे उस 6 ऑप्शन को मैंने आप लोगों के सामने डिटेल से एक एक चीज को यहाँ पर समझा दिए है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, अपने परिगणक साथियों के साथ भी इसको शेयर करना ताकि वो भी एचएलओ ऐप को अच्छी तरह से यूज में ले सके। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जनगणना से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी आप सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मैंने जनगणना से संबंधित 20 के लगभग वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने जनगणना से संबंधित हर प्रकार के टॉपिक को एक अलग वीडियो के द्वारा समझाया है, डिटेल में समझाया है। अगर फिर भी आपको जनगणना से संबंधित किसी भी कार्य में या फिर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, और नहीं तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।